62 चैप्टर शुरू होता है डेन इसलर की विला से जो कि कैपिटल में था। लुइस उस पार्टी में जाने से पहले ना लास्ट टाइम एक बार पूछ लेती है कि क्या मुझे जाना चाहिए उस पार्टी में, क्या मैं ठीक लग रही हूँ। लुइस को देख के हर कोई बोलता है कि नहीं नहीं लुइस, तुम तो कितनी प्यारी लग रही हो, तुम्हें इस पार्टी में जाना चाहिए। अब लुइस आगे जाती है और कैरेज के बदले ना लुइस इस बार कार को चूज करती है और फाइनली सबको गुड बाय बोल के कार में बैठ जाती है। और अब यहाँ पे डेन इसलर ये सोचती है कि अब इन माँ बेटी को पता लगेगा कि इन लोगों ने किसकी बेटी के साथ पंगा लिया है। इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है जूलिया के घर में, जो कि एक नॉर्मल सी पार्टी रखी हुई थी और ज्यादा डेकोरेट भी नहीं किया था। जूलिया यहाँ पे बहुत खुश थी। जूलिया का बहुत सारा प्लान था लुइस को नीचा दिखाने का। उसमें से पहला प्लान ये था कि लुइस का ड्रेस कोड और ड्रेस कलर गलत बताए, बट टीम इसलर को इसके बारे में पहले से पता था। तो टीम इसलर ने ना उस कैपिटल के सबसे फेमस फैशन डिजाइनर को हायर किया और लुइस के लिए एक ड्रेस बना के दिया। यहाँ पे हमें जूलिया का फर्स्ट प्लान अनसक्सेसफुल होता हुआ दिखता है। लुइस सबको बहुत अच्छे से ग्रीट करती है एंड बाकी जो लड़कियां थी ना वहाँ पे, वो सारे लुइस के पास आ जाते हैं जूलिया को छोड़ के। फिर से बाकी की जो नोबेल लड़कियां उस पार्टी में आई थी, सब लोग लुइस की ड्रेस देख के ना बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गई थी, क्योंकि डेम इसलर ने सब कुछ प्लान जो करके रखा हुआ था पहले से। जूलिया क्या करती है ना, सबके सामने इनोसेंट वाली गर्ल बन जाती है एंड बोलती है कि लुइस मुझे माफ कर देना, शायद मैंने ड्रेस कोड चेंज कर दिया था, वो मैं तुम्हें इन्फॉर्म करना भूल गई। तो यहाँ पे लुइस भी बहुत अच्छी बन के बोलती है, अरे कोई बात नहीं जूलिया, ऐसा तो होता रहता है, तुम कितनी बिजी होगी है ना, बट कोई बात नहीं, मैं तो इस कैपिटल के फेमस फैशन डिजाइनर से अपना ड्रेस बनवाया है। और जब मैं उनके पास जाके ये ड्रेस का ऑर्डर दे रही थी, तब मुझे पता लगा कि ग्रीन जो कलर है ना, वो अब के टाइम में बहुत ज्यादा ट्रेंडी चल रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना ग्रीन और रेड को मिक्स करके दे, जो कि तुमने मुझे बताया था ड्रेस कोड कलर है। तो बताओ क्या मेरा ड्रेस अभी अच्छा लग रहा है? अब जूलिया ना बहुत अच्छे से लुइस की ड्रेस को देखती है एंड जूलिया को एक भी गलत डिजाइन या फिर गलत कलर उस ड्रेस में नहीं दिखता है। तो जूलिया ना अपने आप से चुप हो जाती है। इसी बीच एक नौकर आती है एंड लुइस के हाथ में एक बॉक्स को थमा देती है। लुइस सबके सामने वो बॉक्स खोलती है और बोलती है, ये ना जैन का सबसे फेमस टी है और ये जो टी है ये अभी तक कोई ने भी टेस्ट नहीं किया है, ये मार्केट में अभी न्यू लॉन्च होने वाला है। तो जैसे ही कि मैंने सुना कि यहाँ पे टी पार्टी हो रहा है, तो मुझे लगा ये टी लाना चाहिए। ये देख के जूलिया आगे आती है और जूलिया का सेकंड प्लान शुरू कर देती है। जूलिया बोलती कि मेरे पास ना शुगर स्टिक है, जिसके साथ तुम बहुत आराम से ये टी को कंज्यूम कर सकते हो। अब जूलिया के प्लान के हिसाब से लुइस को ना सॉल्ट स्टिक दिया जाता है और बाकी नोबेल को ना शुगर स्टिक दिया जाता है, ताकि वो लोग उसे चाय में घोल के पी सके। अब जूलिया का ये प्लान था कि जैसे ही लुइस उस टी को पिएगी, लुइस वॉमिटिंग कर देगी और लुइस का ड्रेस खराब हो जाएगा, सबके सामने उसका इज्जत चला जाएगा। जूलिया ये सब सोचते सोचते जैसे ही टी का कप उठा के खुद पीती है, वो खुद ही वॉमिटिंग कर देती है। अब जूलिया बाकी लड़कियों को देखती है जिन लोगों का रिएक्शन ना जूलिया के साथ सेम सेम था। वहां पे बैठी हुई बस लुइस का रिएक्शन बहुत अच्छा था, क्योंकि लुइस को वो चाय पी के मजा आ रहा था। अब जूलिया लुइस की ओर देख के ये बोलती है कि तुम्हें नहीं लगता कि जैन के लोग कुछ ज्यादा ही अजीबोगरीब चीजें पीते हैं? अरे ऐसा नहीं है, वहाँ के लोग ऐसे ही टी पीते हैं, क्योंकि जब दो ट्विंस के साथ मैं रहती थी तब मैं ऐसे ही चाय पीती थी। और सच बात बताऊं, मुझे तो ये टी बहुत अच्छी लगी, क्योंकि मेरे पास तो सॉल्ट स्टिक आया था, जो कि इस टी का स्वाद को और ज्यादा निखार रहा था। लुइस की इस बात से ना सभी नोबेल उस जूलिया की ओर देखना शुरू कर देती है और उसमें से एक लड़की ऐसा बोलती है कि सॉल्ट स्टिक, पर मुझे तो शुगर स्टिक मिला था। और बाकी की लड़कियां भी सेम बोल रही थी और इससे ना जूलिया का इंप्रेशन वहां पे बहुत ज्यादा खराब हो जाता है और वो जो खेल खेलने की कोशिश करती है वहां पे भी वो हार जाती है लुइस से। अब जूलिया अपना झूठ को छुपाने के लिए ना एक नौकर के ऊपर दोष लगा देती है कि इसने किया होगा, सब काम इसने किया होगा, इसकी गलती है। और जूलिया उस लड़की को ना एक लात मार के नीचे फेंक देती है और उसको ना बहुत खरी खोटी सुनाती है, जैसे कि तुम्हारा पनिशमेंट है कि तुम पूरा दिन कुछ नहीं खाओगे, तुम्हें खाने को कुछ नहीं मिलेगा, तुमने ऐसी गलती करने की कोशिश की जो मेरा इंप्रेशन खराब कर रहा है सबके सामने। बट वो लड़की लिटरली भीख मांगती है कि मैंने कुछ नहीं किया मैडम, मुझे छोड़ दीजिए, ये मेरी गलती नहीं है। ये सब कुछ ना लुइस बस चुपचाप नोटिस कर रही थी पर कुछ नहीं बोली। बट वहां पे आए हुए बाकी नोबेल ने जरूर बोला था कि चाहे गलती किसी की भी हो, क्योंकि तुमने इस टी पार्टी को होस्ट किया था, तो तुम्हारी जिम्मेदारी है कि सब कुछ सही से है या नहीं ये देखने का।
और इस तरह से एक नौकर को मारना टी पार्टी में बहुत ही ज़्यादा गलत बिहेवियर है, जो कि मैं तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी जूलिया। और बाकी की लड़कियां भी ना लुइस को देखती है, बॉ करती है एंड बोलती है कि मुझे एक ज़रूरी काम है तो मैं अभी यहाँ से चलती हूँ। और जूलिया का इस बिहेवियर से ना सभी जूलिया को छोड़ के वहाँ से चली जाती है और बाकी सब ना जाके लुइस को फॉलो करने लग जाते हैं। अब यहाँ पे ना जूलिया ये सोचती है कि ये कैसे हो गया, मुझे उस जगह पे होना चाहिए था और फिर से मैं लुइस से हार गई। ऐसा कैसे हुआ? क्यों हुआ? और मैंने क्या गलत कर दिया? इसके बाद जूलिया और लुइस एक अलग जगह पे बात करती है, जहाँ पे लुइस जूलिया को ये बोलती है कि मैंने तुम्हारा इनविटेशन इसलिए एक्सेप्ट किया था ताकि हम दोनों में दोस्ती हो सके। पर तुमने मेरे साथ जो किया वो सही नहीं किया। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे तुम्हारे प्लान के बारे में पता नहीं था? और लुइस की इस बात से ना जूलिया बहुत गंदा वाला रिएक्शन देती है और ये देख के ना लुइस बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि जूलिया अभी के अभी मुझसे माफी मांगो वरना इसका अंजाम बहुत बुरा भुगतना पड़ेगा तुम्हें। पर जूलिया माफी मांगने से इनकार कर देती है। तुम मुझसे गुस्सा इसलिए हो कि तुम्हारा प्लान फेल हो चुका है। बाकी लड़कियां तो बस पार्टी एंजॉय करने आए थे बट तुम्हारे दिल में कुछ ज्यादा ही खोट छुपा है। ये सुन के जूलिया फिर से फट पड़ती है और चिल्ला के बोलती है कि लुइस मुझे अकेला छोड़ दो, चली जाओ मेरे घर से। तुम जैसे लोगों को कैसे पता होगा कि मेहनत नाम की भी कोई चीज होती है। तुम्हारी खूबसूरती और तुम्हारे पापा का जो पैसा है उसके दम पे तुम इस दुनिया में कुछ भी पा सकती हो। लोगों का अटेंशन पाना तुम्हारे लिए तो बस चुटकी भर का खेल है ना लुइस? क्या मुझे बताओगे तुम ये सब कुछ कहाँ से सीखी हुई हो? ये सब सुन के लुइस बस एक बात बोलती है कि क्या तुम्हारा बोलना हो गया या और कुछ बोलना बाकी है? तो यहाँ पे जूलिया बोलती है कि क्यों, क्या तुम मुझे अभी थप्पड़ मारने वाली हो? चलो मारो, सबके सामने मारो, सबको दिखा दो कि तुम क्या हो। लुइस बोलती कि नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी और पास में रखा हुआ एक वाइन का ग्लास उठाती है और बूम, पूरा ग्लास का वाइन लुइस जूलिया के ऊपर खाली कर देती है। और यहीं पे हमारा 62 चैप्टर खत्म हो जाता है। 63 चैप्टर शुरू होता है लुइस के पास्ट से, जहाँ पे लुइस ये सोचती है कि जूलिया ने जो जो कुछ बोला है वो सब कुछ गलत है, क्योंकि मैंने अपने पास्ट लाइफ में क्या क्या झेला है मुझे खुद ही पता है। अब प्रेजेंट में लुइस जूलिया को ये बोलती है कि तुम्हें नहीं पता कि मैंने अपनी जिंदगी में क्या क्या कुछ सहा है, और तुम जो ये बोल रही हो ना कि मेरी खूबसूरती और मेरी दौलत ही है जो सबको पसंद है, ये बहुत ज्यादा गलत बात है, क्योंकि मैंने हर दिन बहुत मुश्किल से इस जगह को पाने के लिए मेहनत किया है। मैंने हमेशा से यही कोशिश की है कि मेरी वजह से मेरी फैमिली को कोई दिक्कत ना हो, और इसकी वजह से मैंने पूरी दिन रात मेहनत करके अपने लिए एक जगह बनाई है सबके दिल में। और अगर तुम्हें लगता है कि मैंने अपनी खूबसूरती और दौलत के दम पे ये सब कुछ पाया है तो तुम बहुत ज्यादा गलत हो। मैंने अभी जो बोला, तुम उस चीज को मेरे खिलाफ अगर यूज करना चाहती हो तो तुम खुला यूज कर सकती हो जूलिया, क्योंकि मेरी मेहनत ही होगी जो कि मुझे हेल्प करेगी उस सिचुएशन से निकलने के लिए। कुछ देर तक इन दोनों का तू मैं ऐसे ही चलता रहता है। अब एक टाइम में आके लुइस का ऐसा बिहेवियर देख के जूलिया ये सोचती है कि जो लुइस अभी मेरे सामने है वो लुइस उस लुइस से बहुत ज्यादा अलग है जिसके बारे में मैंने सुना था। और मुझे लगा था कि मैं लुइस को बहुत आसानी से हरा दूंगी, बट ऐसा नहीं है। लुइस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और उसे हराने के लिए मैं अकेली काफी नहीं हूँ। अब लुइस ना लास्ट में जूलिया को बस इतना बोलती है कि जूलिया, तुम जैसी लड़कियों को ना कोई आइडिया नहीं होगा कि मेरी जिंदगी कैसी थी। मैं ना तुम्हें भी कोई फर्क नहीं पड़ता होगा, क्योंकि तुम भी ऐसी लड़की हो जो दूसरों के ऊपर बस इल्जाम लगा सकता है, और जिस इंसान को पता ही नहीं कि उसने क्या गलती की है उस इंसान को बताना, समझाना और उससे बात करना पूरी तरीके से बेकार होता है। उसके बाद ना लुइस अपने घर में जाने के लिए कार में बैठती है, बट जूलिया के मम्मी पापा आके जूलिया के बदले में सॉरी बोलते हैं, बट लुइस उस सॉरी को एक्सेप्ट नहीं करती और अपने घर चली आती है। घर में आते टाइम लुइस का ना बहुत ज्यादा हेडेक हो रहा था, और जैसे ही वो डे मिसलर के घर के सामने आती है, डे मिसलर ना बहुत जोर से चिल्लाती है और जाके ना लुइस के गले लग जाती है और बोलती कि लुइस, मैं बहुत ज्यादा टेंशन में थी कि तुम्हारे साथ वहाँ पे क्या ही हो रहा होगा, क्या तुम ठीक हो? बताओ, उन्होंने कुछ करा तो नहीं? अगर किया है ना तो बताओ, मैं उन लोगों का खबर लेती हूँ अच्छे से। तो ये सुन के ना लुइस बहुत ज्यादा रिलैक्स होती है एंड बोलती है कि डे मिसलर कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, मैंने सब कुछ संभाल लिया है। बट लुइस बोलती है कि डे मिसलर, मुझे भी अपने घर पे टी पार्टी करना है, क्या मैं कर सकती हूँ? डे मिसलर सबसे पहले तो शॉक हो जाती है एंड उसके बाद बोलती है कि लुइस, तुम्हें पता है ये विला जब से बना है ना तब से यहाँ पे कोई पार्टी ही नहीं हुआ है। तुम पहली इंसान होगी जो इस विला में सबसे पहले एक पार्टी ऑर्गेनाइज करेगी। और इसके बाद प्लान के हिसाब से और डे मिसलर की हेल्प से लुइस ना टी पार्टी ऑर्गेनाइज करती है और वहाँ की होस्ट भी बनती है। लुइस और डे मिसलर ना सबसे अमीर लोगों को अपनी टी पार्टी में बुलाती है। उस टी पार्टी में जो भी नोबेल आए थे वो लोग बहुत इंजॉय करते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे ही वो लोग घर जाने वाले थे, लुइस सबके हाथ में ना एक बॉक्स थमा देती है जिसके अंदर जैन के कपड़े
और कुछ ज्वेलरी थे जो कि रिटर्न गिफ्ट के हिसाब से उन सभी को दिया गया था। लुइस के इस टी पार्टी से ना सिल्वेस्टर खानदान का नाम और ऊंचा हो जाता है और उन लोगों के बिजनेस प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। यहाँ पे एक सीन और दिखाया जाता है जहाँ पे लुइस के पार्टी में आए हुए नोबेल को पता लगता है कि जूलिया ने अपनी टी पार्टी में कैसा बिहेव किया लुइस के साथ और बाकी नोबेल के साथ। तो जो बड़े बड़े नोबेल है ना वो लोग मिलके लुइस को सपोर्ट करते हैं एंड जूलिया को उसके पद से हटा देते हैं, मतलब हाई सोसाइटी से ही निकाल देते हैं। अब जूलिया के पास कोई और ऑप्शन था नहीं, तो जूलिया सब कुछ छोड़ छाड़ के ना एक नॉर्मल जिंदगी बिताने के लिए कहीं और जगह पे चली जाती है। और ऐसे ही जूलिया का चैप्टर यहीं पे शायद खत्म होता है। इसके बाद के सीन में हमें दिखाया जाता है कि लुइस ना कुछ टेंशन कर रही थी क्योंकि लुइस के पास 2 लेटर आया हुआ था। एक लेटर था प्रिंस की तरफ से जो कि वो शॉल बाय करना चाहते थे और सेम डेट पे लुइस के पापा भी लुइस से मिलने की बात कर रहे थे। अब लुइस बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है कि वो प्रिंस की बात माने या उसके पापा की बात माने। लुइस को समझ नहीं आता कि क्या करना चाहिए, तो उस चीज का डिसीजन लेने के लिए ना लुइस टी मिसलर से मिलने जाती है। और जैसे ही लुइस टी मिसलर को देखती है उसे ना उस बटलर की आवाज आती है जो कि सिल्वेस्टर में उसके पापा का बटलर था। लुइस ना शॉक होकर पूछती है कि अरे फिलिप का आवाज कहाँ से आया डी मिसलर। तो टी मिसलर ना फोन दिखाती है और बोलती है कि तुम्हें फिलिप की आवाज इसके अंदर से आ रही है। तो लुइस शॉक हो जाती है, बोलती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो टी मिसलर ना यहाँ पे लुइस को ये समझाती है कि ये एक फोन है जिसके साथ तुम दुनिया में कहीं पे भी इंसान बैठा रहेगा उसके साथ तुम इजीली बात कर सकते हो अगर उसके पास वैसा ही सेम डिवाइस रहा तो। अब लुइस ने इससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है और डी मिसलर से बोलती है कि ये काम कैसे करता है। तो डी मिसलर बोलती है कि इसके अंदर ना एक मैजिक स्टोन है और मैजिक पावर है जिसके बदले में हम किसी से भी बात कर सकते हैं। तो लुइस बोलती है कि क्या हम लेटर जैसे भेजते हैं वैसे ही बात कर सकते हैं। तो डे मिसलर थोड़ा सा हंसती है और बोलती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम नॉर्मली बात कर सकते हो जैसे तुम मेरे साथ बात कर रहे हो, बस वो इंसान वहां पे होगा नहीं, बस उसकी आवाज होगी। लुइस तुम्हें पता है तुम जिस कार में बैठी थी उस कार में भी सेम प्रोसेस ही यूज होता है और ये 2 प्रोडक्ट हमारे कंपनी में नया आया है जो कि बहुत ज्यादा पैसे कमा के देगा हम लोगों को। लुइस डे मिसलर की बातों से और ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है, बट लुइस बहुत ज्यादा हिम्मत जुटा के बोलती है कि क्या मैं अपने पापा से भी बात कर सकती हूँ। तो डे मिसलर बोलती है कि अरे हाँ क्यों नहीं, मैंने अभी तो सिल्वेस्टर में कॉल लगाया था, क्या मैं फिर से लगा दूं तुम्हारे लिए। तो लुइस यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और बोलती है कि हाँ हाँ मुझे अपने पापा से बात करना है, आप मेरे पापा को कॉल लगा दो। और यहीं पे हमारा 63 चैप्टर भी खत्म हो जाता है। 64 चैप्टर का शुरुआत वहीं से होता है जहाँ पे डे मिसलर ना एलिस्टर को कॉल लगा के फोन लुइस के हाथ में थमा देती है। यहाँ पे फोन हाथ में लेके लुइस ये बोलती है कि डे मिसलर मैं क्या बोलूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। बट डे मिसलर बोलती है कि लुइस तुम बस नॉर्मली बात करो जैसे कि तुम्हारे पापा तुम्हारे सामने ही खड़े हैं। और ये सुन के ना लुइस बहुत जोर से चिल्लाती है और बोलती है कि पापा आपको मेरी वॉइस सुनाई दे रही है, मैं लुइस बोल रही हूँ। और ये सुन के मुझे लगता है कि किसी को डॉक्टर के पास जाके दिखाना ही पड़ेगा। बट एनीवे यहाँ पे डे मिसलर लुइस को ये बोलती है कि लुइस तुम इतना जोर से मत चीखो, तुम नॉर्मली जैसे मुझसे बात कर रही हो ना वैसे ही बात करो, तुम्हारे पापा सुन पाएंगे, ओके। तो लुइस बोलती है अच्छा ऐसा भी होता है, मुझे पता नहीं था। जैसे ही लुइस बात करना शुरू करती है ना वहां से डे मिसलर हंसना शुरू कर देती है। अब लुइस अपने पापा से नॉर्मली बात कर रही थी जहाँ पे उसके पापा बोल रहे थे कि लुइस मैं तुम्हें ना बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ, तो तुम जितनी जल्दी हो सके मेरे पास आ जाओ। ये सुन के लुइस बोलते कि पापा मुझे आपको इसी बारे में कुछ बताना है, क्या मैं कैपिटल में थोड़ा दिन और रुक सकती हूँ। ये सुनने के बाद मुझे लगता है एलिस्टर को हार्ट अटैक आने वाला था, जो कि लुइस कैपिटल से दूर रह के सीख ही नहीं पाएगी, इसलिए मुझे कभी ना कभी लुइस को जाने देना ही होगा। एलिस्टर ये पूछते हैं लुइस से कि लुइस क्या काम है जिसकी वजह से तुम कैपिटल में और देर तक रुकना चाहती हो। तो लुइस यहाँ पे बोलती है कि मुझे आन पेनेलोपी का कुछ काम है जिसकी वजह से मुझे थोड़ा दिन तो कैपिटल में यहाँ पे रुकना ही पड़ेगा, उसके बाद मैं आपके पास आ जाऊंगी। तो एलिस्टर बोलते हैं कि ठीक है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम कैपिटल में रह सकती हो, बट एक प्रॉमिस करो कि तुम डेमिसलर के साथ ही रहोगी। लुइस बोलती है कि पापा आप चिंता मत करो, यहाँ पे प्रिंस एड्रेस, आन पेनेलोपी और डेमिसलर बहुत लोग हैं जो मेरा ख्याल रखेंगे। ये सुन के एलिस्टर सोचते हैं कि क्या मतलब है प्रिंस एड्रेस, तो जो रूमर्स इन दोनों के बारे में चल रहा था क्या वो सच है। नहीं नहीं नहीं, मेरी बेटी ऐसे कर ही नहीं सकती। एंड ट्रस्ट मी मुझे भी खुद नहीं पता कि एलिस्टर कौन से रूमर्स के बारे में यहाँ पे बोल रहे थे। एनीवे एलिस्टर
लुइस से ये बोलते हैं कि क्या डेमिस्लर तुम्हारे पास में है? क्या तुम उसे फ़ोन दे सकती हो थोड़ी देर के लिए? तो डेमिस्लर कॉल उठाती है और बोलती है कि हाँ, बोलो मैं यहीं पे हूँ। तो एलिस्टर बस इतना बोलते हैं कि डेमिस्लर तुम ना मेरी लुइस का ख़्याल रखना बस। यहाँ पे हम एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि एलिस्टर और डेमिस्लर के बीच में ना शादी तो हुआ था बट उन लोगों के बीच में कोई प्यार नहीं था। ये सुन के लुइस के पास वापस से डेमिस्लर फ़ोन दे देते हैं, जहाँ पे एलिस्टर जैसे ही बात करने की कोशिश करते हैं ना, राय वहाँ पे आ जाती है और बोलती है कि लुइस लुइस क्या तुम यहीं पे हो, फ़ोन में हो? अब लुइस का दिमाग राय खाना शुरू कर देती है। बट राय लुइस को बस इतना बोलती है कि मेरा एक रिक्वेस्ट है लुइस, क्या तुम मेरे बच्चे बेलिन को तुम्हारे साथ रख सकते हो? मुझे इंसानों के बारे में जितना पता था उतना काफ़ी है, बट मैं चाहता हूँ कि बेलिन भी लोगों के बारे में सीखे, अच्छाई-बुराई को जाने और ये तभी होगा जब तुम उसके साथ रहोगी। लुइस इस बारे में मान जाती है और उसी टाइम एलिस्टर ये बोलते हैं कि लुइस अब मुझे जाना है, मुझे काम है। लुइस बोलती है कि ठीक है पापा आप काम कर लो और अपना सेहत का ध्यान ज़रूर रखना और ऐसे ही ना लुइस फ़ोन कट कर देती है। अब यहाँ पे रात में सिल्वेस्टर वैली को दिखाया जाता है जहाँ पे एलिस्टर को नींद तो नहीं आ रही थी। एलिस्टर उठते हैं और अपने ऑफिस में जाते हैं जहाँ पे उसके ऑफिस में से एक ड्रॉयर से एक लेटर निकालते हैं। ये लेटर और किसी का नहीं लिखा था जो कि लुइस का मम्मी था और एलिस्टर ने वो सब लेटर बहुत ज्यादा संभाल के रखा हुआ था। एलिस्टर एक्चुअली लोनली फील कर रहा था इसलिए वो जाके ना लेकर लेटर पढ़ना शुरू कर देता है। इन सब के बाद एलिस्टर ये सोचते हैं कि लुइस जब से कैपिटल गई है ना तब से ये महल बहुत ज्यादा खाली खाली सा लग रहा है। मुझे पता नहीं लग रहा कि मैं अपनी बेटी के साथ रहते रहते इतना ज्यादा खुश हो गया था कि मुझे अकेलापन भी महसूस नहीं होता था। तो मुझे लगता है कि मुझे अब कैपिटल जाके अपनी बेटी से मिलना ही पड़ेगा जो कि मेरी बेटी के लिए बहुत ज्यादा सरप्राइज होगा। और इसी के साथ हमारा 64 चैप्टर भी खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।